entering this room after exact 3 years. Let's check the status. Is it alive or dead? Wow. Gee. It's jammed. Okay. चले लॉक है इसमें. ये नहीं खुल रहा भाई. Yeah. This is the room. Entering it. भाई ये गर्म बनियान पड़ी हुई है. भाई इसके स्विच कहाँ थे कश्यप? मैं तो स्विच भी भूल गया. तो वीडियो पहले बना लेना. भाई स्विच ही नहीं है. तो बिजली कुछ नहीं है. चलते हैं अंदर. गुड मॉर्निंग. इट्स अराउंड 8:30 या 8:45 के करीब हो रहा है और मैं जस्ट अभी उठा हूँ. कल मेरे हिसाब से हम 5 के करीब आ गए थे, मतलब 5, 4:30, 4:45 तक आए थे यूनिवर्सिटी. और फिर एक वेलकम स्पीच हुई. राउशी ने हमको एक स्पीच दिया जिसमें हमें रूल्स और रेगुलेशन थोड़ा समझाए गए. नो क्वारंटीन, नथिंग, ना 14 डेज का ना 7 डेज का, बट रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए गए. बाहर कहीं जाना है तो परमिशन लेके जाना है एंड ऑल, छोटी मोटी बातें. और रूम की हालत तो मैं क्या बताऊँ. रूम इतनी बुरी, और कल इतनी थकान थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. जैसे जैसे बाहर से कुछ लेके आए, खाए, एक फ्राइड राइस खाया, थोड़ी देर बातचीत की, सेटअप समझा और झन्न से सो गए. और इतनी थकान थी यार. रूम में आपको दिखाता हूँ किस हालत में पड़ा हुआ है. देखो लगेज कल लाया था मैंने, इसमें अचार थोड़ा सा फैल गया है, उसको खोल दिया था. बाकी रूम में एकदम वैसे गंद का गंद मचा पड़ा है. अब इसको प्रॉपर साफ करना पड़ेगा अच्छे से. अभी भी मैं कर नहीं रहा हूँ. अभी भी हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं क्योंकि जो साफ़ सफाई का सामान था ना वो टूट टाट गया है. तो साफ़ सफाई का पहले सामान लाना पड़ेगा. मार्केट जा रहे हैं और फिर मार्केट से सामान ला के तब प्रॉपर साफ़ सफाई करूँगा. तब मैं आपको थोड़ा और चीज़ें बता पाऊँगा. एक बार मार्केट से आता हूँ मैं. तो गाइस वेलकम बैक. वेलकम बैक. इट्स अराउंड इवनिंग के 4:10 और यार मैं अब भी बाहर से आया हूँ. मतलब हम सिम खरीदने गए थे और सुबह से गए थे. सुबह से मतलब मेरे हिसाब से मैं उठा था शायद 9 बजे, तो 11 बजे के हम निकल लिए थे सिर्फ चाय पी के. और अभी शाम के 4 बज गए हैं और अब भी हम आए जस्ट. और खाना बाहर नहीं मिला क्योंकि कैंटीन बंद हो चुकी थी. और हाँ, और तो फिर हमने क्या किया, अभी आया हूँ, बैग से मैगी निकाल लिया और मैगी बनाई है, यू कैन सी. और यार रूम की हालत अभी भी वही है. हालांकि मुझे कहा गया था, मतलब मुझे नहीं, सबको ही कहा गया था कि आपको सबसे पहले रूम साफ़ करना है, उसके बाद कुछ भी करना है. लेकिन हम सिम ले आए हैं एटलीस्ट, क्योंकि सिम बहुत ज़रूरी है. हाँ, तो मैंने आपको बताया कि साफ़ सफाई करनी है. मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है. इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड यार. एक्चुअली पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लाइक दवाई के डब्बे, मसाले, चॉकलेट, पेप्सी कितनी बड़ी वो, और बदबू भी आ रही है उनमें से. मेहनत लगेगी 3-4 घंटे. रूम में शायद साफ़ सफाई पूरी ही करनी पड़ेगी. हाँ, तो ना आपको काम की चीज़ मज़ा, देखो साफ़ सफाई कर रहा था मैं, तो ये अंडे मिले, ये पुराने वाले हैं. और यार ये ना मतलब मुझे पता नहीं, मुझे लगा मुर्गी तो नहीं आती क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं. एकदम खोखला हो गए, एकदम खाली हो चुके 3 साल पुराने अंडे. मैं किसी एक को फोड़ के दिखाता हूँ आपको. मुझे फोड़ के देखना तो है एक बार क्या है इसके अंदर. फिलहाल अंडा, इसको फोड़ते हैं यार, देखते हैं. चाकू, तो यार एक अंडा, ये 3 साल पुराना अंडा, इसको फोड़ते हैं. ओ माय गॉड, ये निकला यार. सी, ये सूख गया इसके अंदर पूरा. ये यॉक पूरा सूख चुका है, व्हाइट पोर्शन पूरा सूख चुका है. और जो येलो, ओ फक यार, ये ऐसा कुछ निकल रहा है, मतलब ये निकला है, देखो पूरा जम चुका है. एक और फोड़ते हैं, मज़ा आ रहा है. एक और फोड़ते हैं, है ना. मैं आपको इसे दिखाता हूँ. वही अंडा है ये भाई, एकदम सॉलिड, थोड़ा डरावना भी लग रहा है. सी, एकदम सूखा अंडा. यार ये जितना सामान आपको दिख रहा है ना, ये वो सामान है जो मैं जाने के पहले इंडिया जाने के पहले चाइना में छोड़ के गया था. ये यहाँ से शुरू करता हूँ मैं. ये चावल है यार. चावल मैंने चेक किए, चावल में कोई दिक्कत नहीं है, चावल एकदम सही है.
तो पता नहीं चावल का मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद मैं चावल यूज़ कर लूँ क्योंकि चावल तो पुराने ख़राब नहीं होते हैं। चावल तो जब मतलब जब मेरी तो दुकान है तो मुझे पता है चावल तो लोग पुराने ही पसंद करते हैं, चावल जितना पुराना उतना अच्छा होता है। मैं एक बार बना के देखूंगा, अगर ठीक बना तो सही है, वरना तो फेंकना ही पड़ेगा। और यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले ये है तेल। तेल ठीक है, पर फेंकना तो पड़ेगा ही। तेल, खाने पीने का तो सारा सामान फेंकना पड़ेगा यार। और इसके अंदर भरी पड़ी हैं दवाइयाँ बहुत सारी, लाइक ये तो ORS है, ये विटामिन है, और क्या है, इनो, हाँ इनो है कुछ, ये पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल एक्सपायर तो हो गई, जाहिर सी बात है। कब की इसकी एक्सपायरी? 2020 की, ऑब्वियसली ये सड़ गई है। अब दवाइयाँ तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। ये एमसेट है, सब बेकार है। अच्छा यार, इसका मुझे बड़ा दुख होगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं मतलब देखो हुआ क्या, 19 जनवरी से ना हमारी छुट्टियां पड़ गई थी। हाँ, हमेशा ऐसा होता है कि 10-12 जनवरी तक एग्जाम्स होते हैं, फिर छुट्टियां पड़ जाती है 1.5 महीने की। अब जिसका प्लान होता है, जाहिर सी बात है 3-4 महीने पहले ही आए थे इंडिया से, तो कुछ लोगों का मन था घर जाने का। मेरा मन नहीं था घर जाने, क्योंकि बजट के हिसाब से होता है। तो मेरा साल में एक टाइम का बजट था, तो मैं सोचा जुलाई में ही जाऊंगा, जाहिर सी बात है घर। पर फिर जब कोरोना हाई होने लगा तब, तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर द पीपल्स, द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू कम टू चाइना और कुनमिंग, और जहां भी जब भी छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो बाहर की जो मार्केट है, कैंटीन है, सब बंद हो जाता है। तो आप जैसे 19 से छुट्टियां पड़ रही है 1.5 महीने के लिए, तो स्टॉक मैंने इस हिसाब से इकट्ठा कर लिया था कि लगभग एटलीस्ट 15 या 20 दिन तक तो मैं काम चलाऊं। इस हिसाब से जो अंडे मैंने आपको दिखाया ना, ये अंडे लगभग मैं 1 ट्रे अंडे खरीद के ले आया था, ताकि मेरा काम चले। पर ज़्यादा अंडे खाए नहीं, फेंक दिए। मतलब अब हुआ क्या, और इस हिसाब से पेप्सी भी, और मतलब मैं चीज़ें हिसाब से ले आया था कि 1-1.5 महीने मेरा काम चले। लेकिन 19 के बाद जैसे ही फिर कोरोना है, मतलब उस वक्त एकदम नया नया माहौल था, तो कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। इतनी फटी हुई थी, जैसे तैसे हम, शायद मेरे को याद हो 29 जनवरी को ही निकट लिए थे यहाँ से। और ये सारा माल एज इट इज पड़ा था। मैं आपको बता रहा हूँ यार, मतलब मैंने पेप्सी 12 कैन पेप्सी के खरीद के लाया था मैं, 3 पिए थे, 9 कैन एज इट इज पड़े हुए हैं अभी भी। और मेरे को पेप्सी को देख के इतना दुख हो रहा है, कोका स्प्राइट को देख के मैं क्या बताऊं। तो ये है यार, ये केन। और इसके बाद इसमें तेल बता दिया मैंने। ये राजमा है, हालांकि राजमा खराब तो नहीं हुए हैं जहां तक मैं देख रहा हूं, बट शायद मैं राजमा भी फेंक दूंगा। स्निकर्स का डब्बा मैं पूरा खरीद के लाया था छुट्टियों में खाने के लिए, 5 का वेस्ट। ये पाउडर, वैसलीन, ओरियो का बिस्कुट, ये मसाले, ये तो खुले हुए हैं तो जाहिर सी बातें फेंकने पड़ेंगे। ये चना, या ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हालत देखो इसकी क्या हाल हो चुका है। काजू 3 साल बाद सड़ चुका है। ये देखो रेडिश में फंगस लग गया है शायद, ये कीड़ा, ये देखो कॉकरोच भी है इसके पैकेट पे, ये फेंकना पड़ेगा। ये देखो बादाम का क्या हाल हो गया, ये बादाम का पैकेट है। लाइफ बॉय तो फेंकने की जरूरत नहीं है, साबुन थोड़ी ना वेस्ट होता है। साबुन नहीं फेंक रहा मैं, शैम्पू नहीं फेंक रहा हूँ, पेन नहीं फेंक रहा हूँ, बोरो प्लस शायद फेंक दूँ, बोरो प्लस फेंक दूंगा, वैसलीन फेंक दूंगा, टाइड का सर्फ नहीं फेंकूंगा, ये टिश्यू पेपर, ये पैकेट है, ये नहीं फेंकूंगा, बाकी सब फेंकूंगा। और ये सब फेंकूंगा, और वो भी फेंकूंगा। वो सब फेंकने का पानी से हो जाएगा। पर अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है। करीब 5 बड़े बड़े थैलों, मतलब पन्नी में माल निकला है। और मेरा अभी वाला सामान एज इट इज पैक पड़ा है, और वो कपड़े भी एज इट इज पड़े हुए, उनके साथ कुछ भी नहीं गया है। अब इससे झाड़ू वाड़ू लगाई है। अब फ्लोर अभी गंदा है, ये सब खाना पड़ेगा। फक करते हैं यार, करना तो पड़ेगा ही। बाहर का व्यू काफ़ी बढ़िया आता है यहाँ से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है व्यू, बढ़िया है। बाकी कुछ कपड़ों में गंदी बदबू आ रही थी, वो मैंने बाहर सुखा दिया, धूप तो दिन में थी। तो एक ना एक चीज़ है, अपडेट है एक, कि जब आप वो करेंगे, हाँ, तो जब हम आए थे तो हमको एक मीटिंग की गई थी, कहते हैं उसे, याद आप उसे वेलकम स्पीच भी कह सकते हैं। उसमें बताया गया कि मतलब काफ़ी सारे फॉर्म्स थे, उसमें एक फॉर्म ये था कि आप डेली आपको अपने रूम को डिसइंफेक्ट करना है थ्रू दिस। ये होता है ना, वही कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर बनाओ और ऐसे रिलीज कर दो, तो इसमें आ जाता है, आपको दिखाओ तो। और नीचे फॉर्म रखा है, उस फॉर्म से इसको भरना है और लेके आना है ऊपर, और इसको डिसइंफेक्ट करना है अपने रूम को डेली एक बार। कोई भी कर सकता है, मैं करूँ, मेरा रूममेट करूँ। मेरा रूममेट अभी आया नहीं है, वो शायद अगले महीने आएगा। फाइनली एटलीस्ट रूम की जो साफ सफाई वाला पार्ट है ना, वो तो डन है। वहाँ पे वाटर कूलर लगा दिया, हालांकि इसमें पानी है नहीं, बॉटल से नीचे लेके आना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है कि
जो डिस्पेंसर है ना, ये आपको ख़रीदना पड़ता है। अब मेरे को प्राइस याद नहीं है कितना था, 40 या 50 युआन का था। मतलब आप 500-600 रुपये मान के, 600-700, मतलब अलग अलग क्वालिटी वाइज 600-700 रुपये का था डिस्पेंसर। और ये पानी की बॉटल है, ये आपको आई थिंक नीचे रिसेप्शन पे आप जाते हो ना, तो पहले जब हम चाइना में थे तो ये 11 युआन की मिलती थी। 11 युआन मतलब 11 युआन मतलब मान लो 12 या 130 के आसपास, हाँ, और 120-130। और अभी ये मिल गया 8.5 की। तो शायद मैं पहली बार कोई चीज़ सुन रहा हूँ जो सस्ती हो गई हो। 11 से 8.5 युआन, तो खुशी हुई कोई चीज़ जीवन में लिटरली सस्ती हो रही है, बाकी तो दुनिया महंगी हो रही है। अभी भी पूरी बेडिंग एज इट इज़ पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये दोनों बैग पड़े हुए हैं। मैं सोचा हूँ पहले, एक तो ये है ना अलमीरा, देखो इसको मैंने खाली करके साफ कर लिया है। पहले अलमीरा और सबसे पहले बेड सेट कर लेता हूँ, और फिर बुक्स पुरानी भी हैं कुछ, और कुछ नई लाया हूँ मैं, उनको सेट करते हैं। यार बहुत घर वाले होते हैं ना, तो काम करना नहीं पड़ता। अब एहसास हो रहा है कि नहीं यार, काम बहुत है यार। मम्मी कैसे मैनेज करती है, दुकान भी वो भी। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज डे 3। द टाइम इज़ अराउंड 7:15 AM। रात में मैं लेट ही सोया था। सुबह आज मैंने, तो सुबह क्या है, आज हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन होना है, जिसको आप मेडिकल कहते हैं ना। तो एक इंटरनेशनल करके एक जगह है, वहाँ पे सभी इंटरनेशनल लोग जो आते हैं उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। और मैं बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर तो रहूँ, पता नहीं कब एडिट होंगी, कब पोस्ट होंगी। चलो, तो यार बडीज, मैंने आपको बताया था ना इट्स मॉर्निंग, मैंने मतलब सिर्फ मुंह धो लिया है। खाना पीना शायद अलाउड नहीं है, तो आप टेस्ट कराने जा रहे हैं ना, तो उसमें दिक्कत आता है आपको। मेरे हिसाब से फास्टिंग शुगर भी करना होता है, तो मैं भी उस वजह से। और ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना है हमको बाहर निकलने के लिए। कभी आप बाहर निकले तो आपको ऐसा एक फॉर्म भरना है, और एक फॉर्म गेट पे लगाना है डिसइंफेक्टेंट का। इसको मैं भरता हूँ यार चुका, बट तो भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए। मैं ना एक शेड्यूल बना के आपको बता दूंगा डिटेल में चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करना है, क्या क्या बैंक का चक्कर चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या चक्कर चल रहा है, और एक थाईलैंड का मैंने बताया वहाँ पे वीज़ा का कुछ इशू है, उन चीज़ों को क्लियर करना है यार। नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। वाह वाह, ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम चाइना आते हैं, या आपने कभी और इंडिया में भी कोई किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम करवाना पड़ता है अपना। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, बस इंडिया में अगर सरकारी है तो फ्री में हो जाता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं। पिछली बार का मुझे याद नहीं है, अभी तो उन्होंने 487 युआन लिए। 487 युआन मान लो आप 5-5.5 हज़ार रुपये के आसपास होगा, हाँ। और बेसिकली एक फ़ॉर्म दे दिया जाता है, मैं लगा दूँगा, वो फॉर्म भरो और उसके बाद पैसे दो, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके सारे टेस्ट कराओ। और या ब्लड का तरीका इनका थोड़ा अलग है। और ये मैं सोचना कभी भी कि हमारी मशीन्स या यहाँ का सिस्टम बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं है। मशीन में एरर सब जगह आते हैं। यहाँ पे भी मतलब जब मैं बीपी करा रहा था, तो बीपी कराते वक्त जो फर्स्ट मशीन में उसने जब लगाया तो बीपी उसने गलत बताया, 160 सिस्टोलिक बताया मेरा। और जब उसने दूसरी मशीन में लगाया तो उसमें 130 के आसपास बताया। तो हाँ, मतलब एरर हर जगह आते हैं। पर हाँ, सिस्टम तो आई मीन की फैसिलिटीज़ एडवांस होती है। और जब ब्लड सैंपल लिया तो थोड़ा एडवांस था। हालांकि ब्लड की 3 बॉटल्स निकाली, थोड़ा मतलब दुख हुआ इतना सारा ब्लड डोनेट नहीं, दान, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, वो करके। बट यार जो भी हुआ हो गया। और यार मैं आपको कुछ बातें बताना के लिए कह रहा था कि यार देखो, हाँ यार, तो यार मैं ये बता रहा था एयरपोर्ट पे तो एक तो बैंकॉक का अगर आप ट्रांजिट वीज़ा बनवा सकते हैं VFS दिल्ली से, तो काफ़ी सही होगा, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा हुआ। एक्चुअली मेरा जो दोस्त है जो वीज़ा बनवा के नहीं आया था, जिसका वीज़ा ऑन अराइवल लगा,
उसका 2000 भाग था और उस वक्त एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग उसके शायद 8,500 रुपये के आसपास लगे हैं। तो आप समझ सकते हो 8,500 इज़ क्वाइट बिग अमाउंट। और वहीं जो मैंने अपना ट्रांजिट वीज़ा बनवाया उसके लगभग मेरे हिसाब से मेरे 2400 रुपये लगे। 50 रुपये की फ़ोटोकॉपी मान लो, आने जाने का कितना 100 रुपये मान लो, 2500-2600 में निपट गया मामला। और वीज़ा अराइवल में लाइन भी लंबी थी और ट्रांजिट वीज़ा में कुछ नहीं, कोई वीज़ा नहीं, आपको सीधा इमिग्रेशन जाना था। तो अगर आप अभी हैं दिल्ली में या दिल्ली के आसपास भी हैं, और ऐसा भी कुछ था कि ज़रूरी नहीं है आपको ही जाना ज़रूरी है, आपको कोई फ्रेंड जो दिल्ली में हो ना वो भी बनवा सकता है। फॉर्म पे बस आपको साइन वाइन करके उसको दे देना है। आप या तो मिलो या फ़ोटो से तो मेरे से आपसे काम नहीं चलेगा। अगर आप फॉर्म पे साइन वाइन करके दे सकते हो तो उससे हो जाएगा। और कलेक्ट भी कोई और कर सकता है, बस ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए होती है। तो वो प्रोसेस काफ़ी ईजी है और मेरे हिसाब से जो चीज़ स्मूथ भी है, एक सस्ता भी है और स्मूथ भी है। और इसके बाद चाइना में आने के बाद तो मेरे हिसाब से जो खर्चे हुए हैं खाने पीने का ही लगा है। चीज़ें ठीक ठाक है, जैसी पहले थी वैसी ही हैं। कुछ शॉप्स अभी ऑफ है क्योंकि वही न्यू ईयर का विभिन्न का सीन चल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ में अभी हॉलीडेज़ चल रही हैं, फ़ैब तक चलेंगी, वही फरवरी में छुट्टियां होती है। मेरा मतलब आने का सीन ये था कि 22 डेज़ का क्वारंटीन था पहले। तो मैंने सोचा था कि 1 फ़ैब को आएंगे, 22 दिन क्वारंटीन ही पड़ जाएगा, फिर 1 आध हफ्ते में स्टेबल होके और मामला सेट हो जाएगा। पर हमारे आने के शायद 3 या 4 मतलब 2 हफ्ते पहले तो उन्होंने बता दिया था कि जो सेंट्रल क्वारंटीन है 8 दिन वाला वो तो कैंसिल हो चुका है। और आने के शायद 3 या 4 दिन पहले बताया कि जो 14 डेज़ का यूनिवर्सिटी क्वारंटीन है वो भी कैंसिल हो चुका है। तो वहाँ खुशी भी हुई, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा बोरियत तो होगी। तो पढ़ाई शुरू कर दूंगा मैं 1-2 दिन में स्टेबल होके। अभी तो सारा सामान फैला हुआ है और जो क्या कहते हैं ठीक है बाकी सब मामला। बस ना हाँ पेमेंट्स की बात करता हूँ यार। देखो पेमेंट्स ना किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड होके मत आना, क्योंकि कुछ लोग, इवन मैं भी नियो पे या जुपिटर जो कार्ड होता है नियो पे डिपेंड होके आया था। और अभी मतलब जुपिटर नहीं चल रहा है, मेरा ऐप ही नहीं चल रहा है और उसमें थोड़े पैसे मैंने डाल भी रखे हैं। हालांकि कार्ड है तो पैसा सेफ़ तो होता है, उसमें पड़ा ही रहेगा वो, मतलब ब्लॉक हो गया पैसा, ये इस सेंस में कह सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं डाला था मैंने। और नियो का क्या चल रहा है कि नियो ऐप चल रहा है, अभी उसका मैंने कार्ड एटीएम में डाला नहीं है, देखता हूँ अगर एटीएम से पैसा निकलता है। और तीसरा ऑप्शन मैं ले गया था अपना बैंक का जो नॉर्मल ग्लोबल कार्ड होता है ना, वीज़ा कार्ड, वो। बस इनका होता है कि नियो जो है फॉरेक्स फीस नहीं चार्ज करता। और अभी कुछ टाइम पहले ऐसा भी हुआ था कि नियो ग्लोबल जो है उसको आरबीआई ने ब्लॉक टेम्प्रेरी वो कर दिया था ब्लॉक, कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन नहीं करेगा नियो ग्लोबल। बट फिर शायद कुछ बातचीत हुई तो 1 या 2 हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद मैसेज आया कि नहीं ओपन हो चुकी है। अभी मेरे किसी दोस्त ने नियो ग्लोबल भी ट्राई नहीं किया, मेरे पास नियो एक्स है, तो मैं देखता हूँ और जुपिटर का भी कार्ड में एक बार डाल के देखता हूँ दोनों से पैसे निकलते हैं तो। और फिर अगर उससे पैसे निकल जाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा क्योंकि फॉरेक्स नहीं लगता उसमें, देखते हैं। बाकी ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 3 फरवरी को दिन में 11:15 बजे की करीब, नहीं 11 बजे के आसपास। और हम ये आए थे ITHC। अब पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो शूट कर रखी है, जिसमें पहले वीडियो है ट्रेन जर्नी दिल्ली टू अहमदाबाद। सेकंड वीडियो है फ्लाइट अहमदाबाद टू बैंकॉक, उसमें छोटे मोटे डिटेल्स हैं। और थर्ड जर्नी है बैंकॉक टू कुनमिंग। कुनमिंग में जो फटी है ना यार, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है। लैंडिंग के वक्त जो फटी है वो देखना, अब मैं जब डालूंगा तो पहले मैं सोचूँ पहले ये वाली वीडियो डाल दूँ क्योंकि इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से अभी ये वीडियो आपको शायद आई थिंक आज 3 है ना, 5 फरवरी के पहले मिल जाएगी। तो एटलीस्ट जो लोग 8 फ़ैब को आ रहे हैं या जो लोग फ़ैब में आ रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखें और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हालांकि चाइना में हूँ मैं, बट तो भी जय हिंद तो जय हिंद ही रहेगा। और मैं इसके बाद एक वो सेक्शन और लगा दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि वो नियो चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड है, बस एक वीडियो एंड में लगा दूंगा कि नियो चल रहा है या नहीं चल रहा, ATM में डाल के। चलिए गुड बाय। तो मैं ना 4 कार्ड्स लेके आया था, जिसमें एक था बैंक ऑफ बड़ौदा का वीज़ा कार्ड, एक PNB का वीज़ा कार्ड, एक जुपिटर और एक नियो एक्स। न्यू ग्लोबल में मेरा कुछ इशू आया था कि अगर आपने खोला हो तो न्यू ग्लोबल जब आप खोल रहे हैं ना तो कुछ लोगों का CKYC इशू आता है तो खुलता नहीं अकाउंट, इसलिए मैंने न्यू एक्स ओपन किया था। ऑलमोस्ट सेम होते हैं। न्यू ग्लोबल में एक ट्रांजैक्शन पे 100 रुपीज़ लगते हैं, न्यू एक्स में पर ट्रांजैक्शन 110 रुपीज़ लगते हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम।
हाँ, जब न्यू एक्स से आप कार्ड ऑर्डर करेंगे तो उसका 200 कुछ रुपए का चार्ज लगता है, न्यू ग्लोबल में फ्री में कार्ड आता है। हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड मेरा नहीं चला, पीएनबी का कार्ड मेरा नहीं चला, हालांकि मैंने किसी से मदद से पीएनबी में अभी बात करवाई है, वहाँ पे रिप्लाई आएगा जो देखता हूँ। जुपिटर मेरा नहीं चल रहा, तो 4 में से 3 कार्ड फेल हुए, लास्ट एक न्यू एक्स चल गया और जैसा उसने प्रॉमिस किया था वैसा ही चला है, अभी तक तो चल रहा है। और न्यू एक्स में आप एटलीस्ट पैसे डालें। मैं ये बस ये कहूँगा किसी एक चीज़ पर डिपेंड होकर मत आना, थोड़ा कैश भी लेके आना और 3-4 मल्टीपल ऑप्शंस लेके आना कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे पता चली, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 8 तारीख को मतलब जो अभी रिसेंटली चाइना आ रहे हैं, आप लोग एक काम करना, जब भी आपकी फर्स्ट फ्लाइट है जहाँ पे भी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्लाइट दिल्ली टू बैंकॉक, बैंकॉक टू कुनमिंग है, तो दिल्ली पे ही जो वीज़ा है, सॉरी जो चेक इन है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि आपको उसी पॉइंट पे दोनों बोर्डिंग पास दे दे और आपका जो लगेज है वो सीधा कुनमिंग में भेजे, चाइना में भेजे, बैंकॉक में ना भेजे, मतलब बैंकॉक में वो बाहर निकालने की ज़रूरत ना पड़े। अभी मेरी 2 दोस्तों से बात हुई, उनका कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगा, उनका कोई वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ है उनका। एक चीज़ और है, अगर आपकी दोनों एयरलाइन सेम है, फॉर एग्जांपल आप कोलकाता से आ रहे हैं, कोलकाता से बैंकॉक, बैंकॉक टू कुनमिंग, और दोनों ही थाई है, तो अब भी कुछ नहीं लग रहा। ले ओवर का कोई इशू नहीं है। ये भी नेट पे ये भी होता है कि दोनों टिकट अलग अलग होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। 12 घंटे से कम का ले ओवर है, फ्लाइट सेम है, तो नहीं लग रहा है वीज़ा, तो यहाँ पे पैसे आपके बच सकते हैं। हाँ, वीज़ा ऑन ट्रांजिट वीज़ा अगर आप 2400 वाला करवा रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी आप फर्स्ट वाला चेक इन कराओगे, या अगर आप दिल्ली से आए हो तो दिल्ली पे ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। एयर इंडिया, अगर आपकी थाई वाली एयरलाइन है तो एयर इंडिया वाले होंगे, एयर इंडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि आपको दोनों जो दोनों चेक इन है, दोनों चेक इन कार्ड क्या कहते हैं उसे मैं भूल रहा हूँ, वो आपको उसी मोमेंट पे दिल्ली में ही आपको दोनों कार्ड मिल जाए, क्या कहते हैं उसे, हाँ सॉरी, दिल्ली में ही आपको दोनों के दोनों बोर्डिंग पास दे दे, और वो उस पर लिखा होना चाहिए दिल्ली टू बैंकॉक कॉमा कुनमिंग, KMG DEL कॉमा बैंकॉक कॉमा कुनमिंग लिखा होना चाहिए, तो आपका जो लगेज है वो सीधा कुनमिंग पहुंचेगा। और कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर आपको एयरपोर्ट पे बैंकॉक में अगर आपको लगेज कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने के लिए आपको करवाना पड़ता है इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन पे लगता है वीज़ा। तो और एक बात याद रखना, जब भी आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो एक कनेक्टिंग फ्लाइट का जैसे आप बाहर निकलते जाओगे ना, तो सबसे पहले आता है कनेक्टिंग फ्लाइट्स का, आगे आता है वीज़ा ऑन अराइवल, और उसके आगे आता है इमिग्रेशन 3rd नंबर पे। तो जो ट्रांजिट वीज़ा वाले हैं वो तो इमिग्रेशन पे जाएंगे, जो वीज़ा ऑन अराइवल वाले हैं वो 2nd नंबर पे, और जिनकी फ्लाइट, जिसने ये वाला स्टेप करवा लिया, वो सीधा 1st नंबर पे कनेक्टिंग फ्लाइट से सीधा जा सकते हैं। और ये भी मत सोचना कि अगर इवन इन केस आपको वो वाला नहीं मिला है, और कुछ मेरे दोस्त हैं, 4 दोस्त, उनको एक सिंगल वो मिला था बोर्डिंग पास दिल्ली टू बैंकॉक का, लेकिन उनके पे लिखा हुआ था शॉर्ट में कि उनका जो लगेज है वो सीधा कुनमिंग में ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि उनको सही से समझ नहीं आया था इसलिए वो बाहर निकल गए और उनका लग गया वीज़ा, उनके पैसे लग गए। तो आपको याद रखना है, अगर आपके बोर्डिंग पास पे दिल्ली टू कुनमिंग या दिल्ली टू बैंकॉक कॉमा कुनमिंग लिखा है, तो आपका लगेज सीधा कुनमिंग पहुंचेगा, आपको बैंकॉक एयरपोर्ट पे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़िए और नोट वीज़ा रिक्वायरमेंट। दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि आप दिल्ली पे ही या जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहीं पे उनको बोल देना कि आपको दोनों बोर्डिंग पास करें और आपका डायरेक्ट लगेज चाइना पहुँचाएं, ये हो जाएगा ईजिली। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक्स अ लॉट। कि कोलकाता एयरपोर्ट पे मेरे कुछ 2-3 दोस्तों को बहुत दिक्कतें आई है। वहाँ का जो स्टाफ था, इवन नॉट एयरलाइन स्टाफ, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था, बिल्कुल नहीं, जानबूझ के मतलब उन्होंने उनको परेशान किया है। जो उनका चेक इन बैग था, जो बड़ा वाला बैग होता है, उसमें शायद 1-2 किलो एक्स्ट्रा था, तो मेरे एक दोस्त का 32.3 था, तो कह रहा 32 तक अलाउड है, तो उसने 0.3 भी निकलवाया है, वो इतना परेशान किया उसको। तो हो सके तो कोलकाता, अगर अवॉइड, देखो अब तो टिकट्स बुक हो चुके होंगे वैसे, इन केस अगर नहीं हुए तो हो सके तो कोलकाता एयरपोर्ट को अवॉइड करना, है ना, वहाँ का स्टाफ नहीं है कोऑपरेटिव। मैं अहमदाबाद से आया, बहुत अच्छा स्टाफ था, कोई इशू नहीं हुआ मुझे। दिल्ली से आए हो तो भी ठीक है। और जो आपका बड़ा वाला लगेज है ना, उसको ना, उसमें जो बैग है उसको एग्जैक्ट उतना ही रखना, जितना मतलब 1-2 किलो कम कर लेना। छोटे वाले बैग में आप बढ़ा सकते हो, वो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको वो नहीं तोला जाता है, लेकिन अगर किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तब वो तोले, क्योंकि इनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उनके बड़ा वाला बैग यानी चेक इन बैग, कैबिन बैग छोटा वाला बैग,
और जो पीछे लैपटॉप बैग होता है, तीनों बैग तौले गए हैं। तो ना आप एटलीस्ट जो सबसे बड़ा वाला बैग है उसका वजन एकदम परफेक्ट रखना, उसको बिल्कुल एक्स्ट्रा मत करना, 1 किलो भी एक्स्ट्रा मत करना, क्योंकि एयरपोर्ट पे ऐसा भी होता है कि वो अपने जो मीटर होता है उसमें आधा 1 किलो एक्स्ट्रा बताता है वो, तो उसको एटलीस्ट अगर 30 kg है तो 28 तक ही रखना है, इससे ज़्यादा हाई मत करना उसको। और एक प्रो टिप ये है कि जब आप चेक इन कराने जाओ ना, जब जो बोर्डिंग पास मिलता है फर्स्ट स्टेप में, वहाँ पे आप अपना छोटा वाला बैग लेके ही मत जाना, उसको थोड़ा दूर रख लेना ताकि वो देखने ना पाए। आप बड़े वाले बैग को क्या कहते हैं चेक इन करा लो, और जब वो चेक इन वगैरह हो जाए तब छोटा वाला बैग अलग से ले लो। मतलब आप इधर उधर कहीं साइड में रख दो, या कोई जान पहचान जैसे 3-4 लोग आ रहे हो तो एक जना जाके कराया, दूसरा बैग वो लेके चला गया, ऐसे तो मतलब थोड़ा थोड़ा स्मार्ट मूव करोगे ना तो स्मूथली निकल जाएगा प्रोसेस। दैट्स ऑल यार, मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, पर लास्ट पार्ट बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा पक्का। थैंक यू यार।